गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आरआरबी जेई का फॉर्म कल से ओपन होना है, तो जो भी क्वेरी लगातार आती जा रही हैं, मुझे लगा कि एक लास्ट सेशन इस पे हम और कर लें जनरल डिस्कशन के बारे में। कल जो सेशन हमने रखा था, कल जो सेशन हमने किया था यूट्यूब पे जो अवेलेबल भी है, जिसमें जोन वगैरह डिसाइड करने में किन चीज़ों को ध्यान रखें, कुछ पॉइंट मैंने बोले थे। तो आज मैं एक कंप्रहेंसिव डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर। कंप्रहेंसिव डिस्कशन का मतलब एक सेशन में सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कवर करने की, कि कम से कम यहाँ वहाँ कन्फ्यूज़न ना रहे। और जिनको एग्ज़ाम देना है वो बार बार यूट्यूब में अलग अलग सेशन देख के टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ना शुरू कर दें, समय बेकार ना करें। टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्म तो जब आया, कल आएगा तो आ ही जाएगा, एग्ज़ाम भी अपने टाइम पर हो जाएगा, पर पॉइंट ये है समय वेस्ट ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे इतने कंटेंट की बाढ़ आ रखी है। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, या आपको जहां पर डाउट है बस स्पेसिफिकली उस पॉइंट को चेक करो। कई घंटे कई दिन बर्बाद मत करिए यूट्यूब वगैरह पे फालतू सेशन में। आपको लगता है, जैसे मान लो मैं सेशन करा रहा हूँ, आपको लगता है वर्थ है, आपके मतलब की चीज़ जानने को मिल रही है, 5-7 मिनट में पता लग जाएगा, जरूरत है देखो, नहीं देखना मत देखो। पर अल्टीमेट बात यह है, पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर एग्जाम देना है। शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप से ईमानदार रहिए, खुद को धोखा मत दीजिए कि यूट्यूब में या कहीं कोई ऐसा शॉर्टकट बताएगा कि 1 महीने में सारा कुछ तैयार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना है। अच्छी तरह से आपको मालूम है अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, कितने लोग फॉर्म भरेंगे, भीड़ कितनी रहेगी रेलवे एग्जाम में, अच्छी तरह आपको मालूम है। तो सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, आधे जवाब आपको अपने आप से मिल जाएंगे। हार्ड वर्क प्लानिंग करके, मतलब स्मार्ट वर्क, प्लान्ड वे में हार्ड वर्क करना मतलब स्मार्ट वर्क करें, स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग करें, डिसिप्लिन बनाकर पढ़ते रहें, समय खराब नहीं करें। अच्छी तरह आपको मालूम है शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं है। कंपटीशन जितना टफ है, सीटें आपको लग रहा है कि 8,000 सीटें हैं, कंपटीशन भी उसी रेशियो में, काफ़ी फॉर्म पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात है अपने आप से ईमानदार रहना। पढ़ना है तो पढ़ना है, बहानेबाजी, कोई एक्सक्यूज अपने आप से एस्केप रूट मत ढूंढिए कि खुद को ही कन्विंस कर रहे हैं झूठी बात के ऊपर, वो ना करें। ईमानदारी से पढ़िए। पैटर्न मैं बता देता हूं क्या क्या तरीके होने चाहिए, कैसे अप्रोच हम करें इसको। दूसरी जो क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है, अब कल मैंने जो वीडियो बनाया उस पर वो काफ़ी क्वेरीज थी, यूट्यूब पे भी काफ़ी कमेंट थे, लगभग रिप्लाई मैंने किए, जितनी मेरी क्षमता मैंने मैक्सिमम रिप्लाई वहाँ पर किए हैं। 2-4 लोगों को शायद रिप्लाई नहीं मिल पाया होगा, वो मैं आज चेक कर लूँगा। और मेजॉरिटी रिप्लाई, जहाँ तक जो मुझे नॉलेज है, मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से मैंने रिप्लाई किया। पर कमेंट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा, उसमें क्वेरीज बच्चों ने बहुत ज़्यादा पूछी थी। एक तो पॉइंट ये आ रहा है, काफ़ी बच्चों की क्वेरी है कि सर मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, कोई बच्चा प्राइवेट जॉब में वर्क कर रहा है या एमटेक कर रहा है या कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है। एक दो क्वेरी आई, ऑलरेडी जेई लेवल पे बच्चे काम कर रहे हैं और वो आरआरबी भरें या ना भरें। मैंने आपको कल भी कहा और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, एक नॉर्मल जॉब की तरह इसको लेकर चलें। फालतू में थंबनेल देखकर ये पैकेज मिलेगा, इतना अच्छा घर मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ भी पता नहीं लोगों को, कुछ भी पता नहीं। बस थंबनेल कैची बना बना के क्राउड को बस वो लाइक और व्यू के चक्कर में, कोई ऐसा हाई फाई वो नहीं, नॉर्मल जॉब की तरह। मैंने कल भी बोला, आज भी कह रहा हूँ। तो जिनको पेपर देना है वो तैयारी करें, जिनको नहीं देना वो नहीं करें, पर माइंड क्लियर रखें। एसएससी जेई है या आरआरबी जेई है, अब आप इसको इतना हाइप दे दे के सिविल सर्विसेज के बराबर थोड़ी बना दोगे इसको। पर थंबनेल या लोगों की बातें सुन सुन के ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा एग्जाम होने जा रहा है। सबसे पहली बात, एक नॉर्मल एग्जाम मान के चलें। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेरी आई कि एक बच्चा आईआईटी बॉम्बे से थर्मल में एमटेक कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे से थर्मल में एमटेक कर रहा है, वो पूछ रहा है अभी जेई दूं ना दूं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को। एक बच्चा ऑलरेडी जेई लेवल पे काम कर रहा है, वो कह रहा है मैं इसको दूं नहीं। एक बच्चा राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब में है, वो कह रहा है मैं इसको करूँ कि नहीं। मैंने पहले ही आपको बोला, वर्क प्रेशर इस जॉब में अच्छा खासा है। अगर कोई ठीक ठाक पोजीशन में है, जैसे मान लो आईआईटी से कोई कोर ब्रांच में अगर एमटेक कर रहा है, मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात है, 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जॉब नहीं है, फैमिली का प्रेशर है, तो बच्चे चाहते हैं कोई जॉब मुझे मिल जाए। मेन तो बात यही है ना कि बेरोजगारी है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, 2-3 साल गैप हो गए हैं। तो मैं कैटेगराइज कर देता हूँ किनको लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अब आईआईटी से अगर कोई एमटेक कर रहा है कोर ब्रांच में, क्या उसको आरआरबी जेई देना चाहिए? अगर इस तरह के क्राउड वाले जितने बच्चे आरआरबी जेई देंगे,
2-3 साल के अंदर, 2 से 3 साल में 50% से ज़्यादा ऐसे होंगे जो इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वो लेवल मैच नहीं करेगा। फिर वो डिसअपॉइंट होंगे कि यार मैंने कर तो दिया, क्रैक भी कर लिया, पर 2-3 साल या 6 महीने या 1.5 साल में वो यहाँ पे फिट नहीं पाते अपने आप को, उनको लगता है यार गलत डिसीजन था ये। काफ़ी एग्जाम्पल, क्योंकि इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बिलीव कर सकते हैं कि कुछ अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, तभी इस बात को कह रहा हूँ। क्योंकि 14 साल की टीचिंग में 7 लाख से ऊपर तो क्राउड पढ़ा ही चुका हूँ मैं। जो नए लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे, उनको नहीं पता होगा, तो बोलना भी जरूरी है। कई लोग यूट्यूब पे देखता हूँ कमेंट सेक्शन में खुद ही ज्ञान देने आ जाएंगे, खुद ही बताने आ जाएंगे। 7 लाख से ज़्यादा ही नंबर होगा ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर 14 साल में जो मैंने पढ़ाया होगा। तो ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्पल मेरे सामने रहे होंगे, उन बेसिस पर ही बात कर रहा हूँ मैं। और कई लोग जॉब में ऑलरेडी हैं भी, ठीक है। तो IIT एमटेक वगैरह जो कोर वाले बच्चे हैं वो डिसाइड कर लें कि फॉर्म भरना नहीं भरना उनके ऊपर है, पर क्या उस लेवल को मैच करेगी कोर जो ब्रांचेस हैं, जैसे VLSI है इलेक्ट्रॉनिक्स का, या थर्मल है आपका एमटेक का, या डिजाइन है, जो कोर ब्रांचेस हैं आपके, उसमें तो प्राइवेट में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। और IIT वगैरह में कई बार कोचिंग एमटेक को प्रमोट नहीं करते। एमटेक अगर गैप बढ़ रहा है किसी का, तो एमटेक उसको करना चाहिए। 2-3 साल से ऊपर गैप बढ़ रहा है तो वो बच्चा 12 घंटे बैठ के चौथे साल तैयारी नहीं करेगा, एमटेक करने के साथ भी वो तैयारी कंटिन्यू कर सकता है। काफी स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर गैप बढ़ रहा है, एमटेक की अपॉर्चुनिटी है तो एमटेक करो। एमटेक में भी प्लेसमेंट होते हैं, आप जॉब में जाएंगे उसका प्रेफरेंस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि एमटेक बिल्कुल खराब डिग्री है, ठीक है। तो और वैकेंसी भाई बहुत नीड है, फैमिली कंडीशन नहीं सही है, दिक्कत है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्म भरेंगे। पर जब भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आरआरबी जेई क्या वो IIT एमटेक वाला कंटिन्यू करेगा? अब ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम या हमारा जो जॉब सिनेरियो है उसकी कमी है ना, कि पीएचडी वाला भी पीयून की भर्ती दे रहा है, या एमटेक जो कर रहा है वो जेई लेवल पे जा रहा है IIT से करने के बाद भी। ये तो हमारे सिस्टम का गड़बड़ी है ना, एजुकेशन में भी मामला कि जो जिसकी जो एजुकेशन है, जो जिसका लेवल है उसके हिसाब से वो सर्व नहीं कर रहा, उसके हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल रही। ये तो हार्श रियलिटी है कि जो जिसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिल रहा है, नॉलेजेबल लोगों को भी। अब ये साल में आप देख रहे हैं वैकेंसीज आ रही हैं, रीजन मैंने बताए थे, स्टेट इलेक्शन भी कई सारे होने हैं। दूसरा कारण है एक पार्टी किसी को बहुमत नहीं मिलना, सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा रहा। शुरुआत रिजल्ट आते ही मैंने बोला था इस साल वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, और कई वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। पर पॉइंट ये है कि क्या कोई भी फॉर्म भर दे, देख लीजिए, भीड़ चाल का हिस्सा मत बनिए। मेजोरिटी लोग फॉर्म भरते हैं यूट्यूब के थंबनेल और वीडियो देखकर और एक दूसरे को देखकर। भीड़ चाल का हिस्सा मत बनिए, अपने आप से पूछिए मुझे ये करना है या नहीं करना, बजाय कि कंफ्यूजन डायलेमा सिचुएशन सबसे खतरनाक होती है। अगर लाइफ में डिसीजन लेने की हमारी अगर एक स्किल डेवलप हो जाए, डायलेमा सिचुएशन कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, करना या नहीं करना, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर तैयारी करनी है तो फिर डाउट नहीं, 100% तैयारी करो, और नहीं करना तो माइंड क्लियर रहे कि भाई मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। अगर ये क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर कम से कम आपका टाइम नहीं बर्बाद होगा। भाई डायलेमा सिचुएशन में क्या होगा, तैयारी करूं नहीं करूं, फॉर्म भर दिया दे देता हूं, फिर ये भी कर लेता हूं, प्रोडक्टिव नहीं रहेगी वो बात। क्लैरिटी होगी तो डायरेक्शन क्लियर होगा मुझे करना क्या है। और ये सिर्फ इस एग्जाम जॉब की बात नहीं, लाइफ में डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई मेरे लिए ये चीज सुटेबल है या नहीं है। भीड़ चाल को देखकर हिस्सा नहीं बनना, कि ज्यादातर लोग तो भीड़ को देखकर डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। जेई की जॉब है, अब मान लो हर कोई तो IIT में एमटेक नहीं कर रहा कोर में, या गैप बढ़ रहा है, फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो बिल्कुल एग्जाम देना चाहिए, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। पर कोई ऑलरेडी, अब जैसे एक बच्चा स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, उसने पूछा मैं इस एग्जाम को दूं कि नहीं, तो मैंने तो उसको वही बोला ना कि भाई स्टेट में ऑलरेडी काम कर रहे हो, पे स्केल भी ठीक है, तो आप अपने ही स्टेट में RAS वगैरह का एग्जाम दे दो। राजस्थान का स्टूडेंट था, अपने स्टेट में RAS वगैरह दे दो, ऑलरेडी जॉब में तो हो आप। और प्रेशर, भाई मेन बात है प्रेशर यहाँ कम नहीं है, जॉब का प्रेशर अच्छा खासा। आप सोचोगे इसके साथ में तैयारी करूंगा, इस जॉब के साथ तैयारी करना बड़ा मुश्किल काम है। इस जॉब आरआरबी जेई की जॉब को करते हुए तैयारी करना डिफिकल्ट काम है, क्योंकि मैन पावर की कमी है, वर्कलोड जेई वगैरह पे ज्यादा है। एनटीपीसी की जॉब हो, लोको पायलट हो, जेई हो, इनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत है, क्योंकि जेई का लास्ट रिक्रूटमेंट 19 में कराया था इन्होंने। और मैन पावर की शॉर्टेज लगातार मैंने बोला है, आरआरबी पे मैन पावर की शॉर्टेज है रेलवे में। तो ये एक बड़ा कारण है कि ओवरलोडेड है लोग, वर्क बहुत ज्यादा है। और एक हायरार्किकल सिस्टम जो ब्रिटिश जमाने का चल रहा है, सीनियर जूनियर, वो बहुत चलता है यहाँ। जो लोग होंगे रेलवे वगैरह में काम कर रहे होंगे, यूट्यूब में कुछ बच्चे बताए भी थे कि ऑलरेडी वर्किंग है, पुराने स्टूडेंट, वो बता सकते हैं कि स्थिति क्या है।
पर पॉइंट ये है कि आप सोचोगे मैं जेई की जॉब भी कर लूँ, साथ में तैयारी भी कर लूँ, तो बड़ा मुश्किल काम है। कई लोग सोचते हैं जॉब के साथ में तैयारी करूंगा, तो टफ है, आसान नहीं है। सबसे पहले मैं रियल पिक्चर पता होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी कोई है, मत इसके पीछे भागे। एसएससी जेई के थ्रू अगर कोई डिपार्टमेंट मिला है, आरआरबी जेई के चक्कर में ना पड़े। एमटेक वाले अच्छी कोर ब्रांच है, नहीं करना मत करो। बहुत ज्यादा जॉब की नीड है, हालत बहुत खराब है, तो एमटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भरना चाहिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबके लिए अलग अलग बनेंगे, एक ही जवाब सब पर अप्लाई नहीं होता। भाई किसकी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। प्राइवेट जॉब में कोई ठीक ठाक पैकेज पे काम कर रहा है, कोई कोर की जॉब है या ठीक ठाक पैकेज पे है, उसको भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी कंपटीशन ना बढ़ाएं, भीड़ ना बढ़ाएं। क्योंकि ये बड़ी खराब बात है कि जॉब ज्वाइन करें और 6 महीने बाद छोड़ दें। जो बेचारा दूसरा डिजर्विंग कैंडिडेट आना था, उसकी भी सीट खा गए। काफी लोग ऐसे होंगे ज्वाइन करेंगे, 1 साल भी सर्व नहीं करते। आरआरबी जेई में ये भी बहुत देखा जाता है, ज्वाइन करेंगे 1 साल के पहले ही छोड़ देंगे। तो करना भी नहीं था तो फिर क्यों दिए, और दूसरे की सीट खा गए अलग। भाई कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चला जाए, समझ में आता है। पर कई बार लोग जॉब छोड़ के एमटेक करने चले गए, तो ये पहले ही काम कर लेते। कोई जेई की जॉब है और कर रहा है, और कोई दूसरी वैकेंसी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही थी, वो जाएगा तो समझ में आता है भाई उसको आगे अपॉर्चुनिटी मिली। पर कोई पर्सन ऐसा कि जो जॉब किया, प्रेशर लगा और मजे में ही छोड़ दिया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, फिर वो एमटेक करने चला गया, या जॉब छोड़ के अब अगले एग्जाम की तैयारी करेगा, तो उस जॉब को कंटिन्यू भी नहीं किया, जॉब छोड़ भी दिया, एक बच्चे की सीट और खा गया। और काफी लोग ऐसा करते हैं। तो माइंड क्लियर रखना बहुत जरूरी है, भाई करना है कि नहीं करना है। सबके लिए कंडीशन अलग अलग बनती है, कौन किस ग्रुप में आ रहा है, किसको कितनी नीड है, वो उसके हिसाब से डिसाइड करे। भीड़ को देखकर फॉर्म ना भरे। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपकी खुद की कॉल ओरिजिनली होना चाहिए, मुझे देना या नहीं है पेपर। ठीक है, ओवरव्यू मैंने इसका बता ही दिया आपको। अब दूसरी बात आती है एग्जाम का जो पैटर्न इनका है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, जो मैंने 2-3 दिन पहले बताया था पूरा प्लानर, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, क्या वेटेज रहेगा, कैसे पढ़ना चाहिए। अब क्योंकि कल फॉर्म ओपन होगा तो मैं एक बार और सारा ये बता देता हूँ। सीबीटी 1 सबसे पहले तो यही देना है, सीबीटी 1। ये जब क्वालिफाई होगा तब सीबीटी 2 की बात आएगी। सीबीटी 2 में भी आपका टेक्निकल और नॉन टेक दोनों आएगा। सीबीटी 1 में टेक्निकल है नहीं। अब एक तो बच्चों की क्वेरी ये है कि सर टेक्निकल में सीबीटी 1 के टाइम पर ही पहले से ही पढ़ के रखूं, या सीबीटी 2 सीबीटी 1 के बाद मैं ये सोचूं। देखो, मेजॉरिटी बच्चा वही होगा जो अपनी ब्रांच के सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा। आरआरबी का कोई पहले से 1 साल से वेट कर रहा हो ऐसा तो नहीं है। या तो वो एसएससी जेई दे रहा होगा, या वो कोई स्टेट एई वगैरह के चक्कर में होगा, या गेट या ईएससी कुछ तो कर रहा होगा। टेक्निकल ब्रांच वाला अगर स्टूडेंट है तो वो टेक्निकल में अगर कुछ कर रहा है तो कुछ चीजें उसकी पढ़ी हुई हैं, काफी चीजें उसने पढ़ रखी। मान लो बिगिनर बच्चा है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ पाया होगा। पुराना स्टूडेंट है, एक बार सब पढ़ चुका होगा, रिवीजन करनी है। मैं ये कह सकता हूं कि सीबीटी 1 टाइम का अगर अंदाजा मैं लगाऊं, देखो मेरा अपना जो मानना है, कोई कह रहा है कि सर एएलपी पहले होना है, होना भी चाहिए, पहले से उसकी बात चल रही, तो एएलपी पहले होगा तो फिर ये जनवरी में चला जाएगा। देखो आरआरबी जो बात क्लियर कहे उसी को मानकर चलना, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे इतने ज्ञानी लोग हैं, इतने लोग इतनी जगह इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप हो जाते हैं कंफ्यूज, आपको नहीं समझ आता किसने क्या बताया, सब बन जाती है खिचड़ी। और फिर जवाबदेही किसी की नहीं है, कुछ भी कहा बात हो गई चेंज, कोई जवाबदेही नहीं। पॉइंट ये है यहाँ पर, अपने आप से गैस मत करिए। जब तक कंक्रीट बिल्कुल ठोस बात किसी ने ना कही हो डेट को लेकर, अपने आप से मत मानिए। मैं बात करता हूं ट्रेंड के हिसाब से। ऑनलाइन पेपर जहां पर भी होते हैं, आजकल देखा जा रहा है कि नोटिफिकेशन आने में और एग्जाम होने में बहुत लंबा गैप नहीं रहता। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं इसके लिए, अगर एएलपी पहले भी हो जा रहा है, सेफ साइड अगर मैं थोड़ा मार्जिन भी लेकर इसकी बात करूं, तो मेरा मानना है अभी के ट्रेंड के हिसाब से हो सकता है जनवरी में हो, पर प्लान जब आप करेंगे तो आप पहले से थोड़ी जनवरी मान के चलोगे, जब तक डेट नहीं दे रहे हैं ये। मैं फिलहाल मान के चलता हूं कि मान लो जुलाई में 30 को फॉर्म आ रहा है, 10-15 दिन फॉर्म भरवाएंगे, अगस्त मान लो चला गया, 20 अगस्त तक चला गया, 3 महीने में मान के चलता हूं। कुछ कुछ ऑनलाइन पेपर जल्दी भी हो जाते हैं, पर रेलवे में क्योंकि बड़ा एग्जाम है, कई सारे सेंटर पे होगा, तो 3 महीने तो मैं मान के चलता हूं। अगर 20 अगस्त मान लो फॉर्म भरा, अगस्त में भरा रहे हैं 20 तक, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मिड नवंबर, मतलब लेटेस्ट भी अगर जाएगा मेरे हिसाब से अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्टिंग।
जनवरी चला जाए तो अच्छी बात है, अभी तो फिलहाल हम एक आइडिया लगा सकते हैं ना, और हम तो वो मान के चलेंगे कि अगर जल्दी हो भी जाए तो हम उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। बाद वाले के लिए आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना जल्दी अगर हो जाए तो मैं क्या करूं। तैयार तो आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी रहना है कि अगर एग्जाम मिड अक्टूबर में करा दे फिर क्या करेंगे, आप तो सिलेबस उस हिसाब से तैयार करोगे ना। तो आप मिड अक्टूबर से नवंबर, मेरे हिसाब से ये मानकर चलें, जनवरी में हो तो बता ही देगा रेलवे, तो और टाइम मिल जाएगा तो बचा हुआ और पढ़ना। पर फिलहाल इसको दिमाग में रख के ज्यादा पढ़ें, कहने का मतलब इस डेट को पकड़ के चलोगे तो भी ज्यादा पढ़ोगे, और अगर डेट मान लो 1 महीने बाद डेट आया कि जनवरी में कराएंगे, तो इस समय तक काफी कुछ पढ़ चुके, इस डेट को अगर मान के चलोगे तो ज्यादा सिलेबस शुरू में कवर कर चुके होगे, और अगर मार्जिन आगे मिल जाएगा तो उस समय रिवीजन कर रहे होगे, तुमको टाइम ज्यादा बच जाएगा, प्लान करना आसान हो जाएगा। आज ही अगर मैं कह दूं अगले साल मार्च में होगा तो आप उतना एफर्ट नहीं करोगे जो अक्टूबर के डेट को मान के एफर्ट करोगे। अपने आप से पूछिए, मैं कह दूं एग्जाम सितंबर में है, आज जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, मेहनत होगी, जनवरी अगर डेट में बताऊंगा उसकी तुलना में आधी, उसको जनवरी की तुलना अगर करोगे तो आधा हो जाएगा एफर्ट। अक्टूबर में दुगनी मेहनत कर सकते हो अगर डेट आपको ये पता हो, और जनवरी अगर बोल दिया जाए कैजुअल हो जाएंगे बहुत लोग, बहुत टाइम है। और कंपटीशन में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। मैं हमेशा बोलता हूं जो कॉमन सब्जेक्ट है पहले से पढ़ के रखो, कि एग्जाम के डेट का और फॉर्म का मत वेट करो, चाहे तुम एसएससी जेई देना होगा या एई देना होगा या पीएसयू देना होगा, जीएस एफटी रीजनिंग लगभग एग्जाम में आता है, पहले पढ़ के रखो, ताकि जब फॉर्म आए 50% चीजें रेडी हो चुकी हों। जो आरोहण पर मैंने किया, जनरल साइंस का बेटे अच्छा खासा था, कई सारे सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दिए यहाँ पर, कि जब तक फॉर्म आएगा लोग जागेंगे तब तक काफी चीजें पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये फॉर्म नहीं आएगा कोई और आएगा, वैकेंसीज तो आनी है और लाइन से आ भी रही हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका अगर गैप मैं बताऊं तो हो सकता है 3 मंथ के आसपास हो, 2 से 3 महीने मान सकते हैं, 2 से 3 महीने, इसमें इसमें गैप 2 से 3 महीने। तो टेक्निकल यहाँ पर कोई हाई फाई लेवल का नहीं आता, टेक्निकल आसान रहता है। आप ये कर सकते हैं कि सीबीटी 1 तक 40% टेक्निकल आप कर लें और 60% टेक्निकल आप इस दौरान कर पाएंगे। अगर कोई पहले से एक बार पढ़ा हुआ है तो 40% यहाँ कर ले, 60% यहाँ कर ले। कोई बिगिनर है, अगर कोई बिगिनर बच्चा है तब उसको एक बार तो सारी चीजें पहले से पढ़ी होनी चाहिए, बिगिनर को 60-40 करना होगा। रिपीटर स्टूडेंट जो है, मैं आर से लिख दे रहा हूं, रिपीटर बच्चा जो है, रिपीटर के लिए 40% 60%, वो अपना 40% काम पहले निपटाए टेक्निकल का, 60% बाद में कर ले। बिगिनर अगर कोई बच्चा है तो 60% पहले करे, 40% बाद में करे, क्योंकि बिगिनर एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़ा होगा तभी उसको रिवीजन करना आसान पड़ेगा आगे जाकर। टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, टेक्निकल की बात कर रहा हूं। अब मैं नॉन टेक पर आता हूं। नॉन टेक में सबसे पहले सीबीटी 1 की जो बात है, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, सीबीटी 1 की बात करें, सबसे पहले आपको पढ़ना है रीजनिंग और जनरल साइंस। एफटी इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड ऐसा भी होगा जो मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं होता। हालांकि एलिमेंट्री मैथ्स आती है 10th लेवल की, 10th लेवल तक की ही मैथ्स आती है, पर बहुत सारे बच्चे मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं है, या उनको श्योरिटी नहीं रहती क्वेश्चन सही हो रहा है गलत हो रहा है, या स्पीड नहीं बन रही। ये 2 सब्जेक्ट सबसे सेफ हैं, रीजनिंग और जनरल साइंस। सबसे पहले इसको तैयार कर लें। जनरल साइंस में 2 पार्ट में मैं इसको पढ़ाता हूं, आरोहण पे भी दोनों अवेलेबल है, लाइफ साइंस और दूसरा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और किसी को कोचिंग वोचिंग ना करना हो, अपने से पढ़ना हो, तो मैं सोर्स बोल देता हूं इसका, ये आपका 10th लेवल तक का आएगा। एक आध क्वेश्चन 10th के बाहर का आ भी जाए तो मत करो, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके ये रहेंगे 10th लेवल का। नोट्स वगैरह भी मैंने शेयर कर रखे हैं, मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी देखो नोट्स डाले हुए थे। अच्छा, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा, कई सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां भी मिल जाएगी। तो जो वीडियो मैं यूट्यूब पर डालता हूं जैसे आरआरबी के संबंधित, वो डिस्क्रिप्शन खोलोगे कई सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। नोट्स मैंने आज भी शेयर किए हैं, लाइफ साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री अभी चल रहा है लाइव में, आज 8 लेक्चर हो गए इसके। तो जितना रेडी हो गया था उतनी पीडीएफ मैंने दे दी थी, 10 अगस्त से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, पूरी पीडीएफ भी दे दूंगा मैं। तो पीडीएफ तो आरोहण वेबसाइट पे चले जाओ, आरोहण ऐप पर चले जाओ, पीडीएफ तो सारी वैसे ही ओपन है। किसी को अपने से करना हो, लगता है अपने से भी कर सकते हैं, तो ये लाइफ साइंस तो मैंने करा दिया लाइव में, अभी इस महीने की शुरुआत में लाइफ साइंस पूरा हुआ है। लाइफ साइंस लाइव में अभी खत्म हुआ है,
लाइव में कराने के बाद सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं, और पीडीएफ तो वैसे कोई भी निकाल सकता है, वेबसाइट से भी, ऐप से भी, सबके लिए ओपन है। कोई सेल्फ स्टडी करना चाहे वो भी कर सकता है। कुछ वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी ऑनगोइंग है, लाइव में चल रहा है, 8 लेक्चर हो गए। ये भी जितनी क्लास लाइव होती जाती है, लाइव के आधे एक घंटे बाद वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहती है, जब तक कोर्स की वैलिडिटी होती है आरोहण पर। जो जिस दिन कोर्स इनरोल करता है उस दिन से वैलिडिटी काउंट होती है, कोर्स लॉन्च होने से काउंट नहीं होता। जिस दिन जो इनरोल कर रहा है उस दिन से वैलिडिटी काउंट होती है। और कोर्स की वैलिडिटी जो मैंने आरआरबी वगैरह के लिए दी है या एसएससी के लिए दी है, 15 महीने। कितनी बार भी वीडियो देख सकते हैं, और वैलिडिटी 15 महीने, ताकि ज्यादातर एग्जाम कवर हो जाए, मैक्सिमम एग्जाम कवर हो जाए, दोबारा किसी को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। आरआरबी जेई का 2 तरह के बैच आरोहण पर हैं। आरआरबी जेई नॉन टेक ओनली, क्योंकि टेक्निकल मान लो बच्चे कहीं और पढ़ चुके होंगे, और दूसरा है आरआरबी फुल कोर्स, टेक्निकल प्लस नॉन टेक। तो आरआरबी जेई नॉन टेक में सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों है, पर नॉन टेक वाला एरिया है। आरआरबी फुल कोर्स में सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों, इंक्लूडिंग टेक्निकल। तो पहले फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। टेक्निकल में भी मैकेनिकल सिविल के सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अवेलेबल है जो मैं करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल में कोशिश से 6-7 सब्जेक्ट हो जाएं। ईसी के 3 ही 4 सब्जेक्ट हो पाएंगे। ईसी के मान लो 3 अवेलेबल हैं, 5-6 तक हो पाएंगे। मैकेनिकल लगभग 1-8 सब्जेक्ट छोड़ के सारा हो जाएगा। सिविल पूरा। इलेक्ट्रिकल में 7-8 सब्जेक्ट तक चले जाएंगे। ईसी में 3-4 सब्जेक्ट, 3 अवेलेबल है, 6 तक मान लो करा पाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सारे 100% इतने टाइम में करा पाना, फिर उतने रिसोर्सेज भी चाहिए। मैकेनिकल सिविल पूरा हो जाएगा, मैकेनिकल 1-8 सब्जेक्ट छोड़ के सारा हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल में 5-6 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, 8-9 तक मैं कोशिश करूंगा। ईसी में 5-6 तक हो पाएंगे, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। तो ये पहले ही क्लियर रखे भाई, क्या अवेलेबल है क्या नहीं, ठीक है। नॉन टेक पूरा का पूरा, नॉन टेक में कोई दिक्कत नहीं, नॉन टेक पूरा का पूरा। अब जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था जरा उसके हिसाब से चले। मेडिकल वाले में कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये कंडीशन अलाउ है कि नहीं है, ये ब्रांच अलाउ है कि नहीं है। देखो, तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं है। जो नोटिफिकेशन में रेलवे ने दिया है वही जानकारी कोई भी बता पाएगा, या अपने अनुभव के आधार पे पहले जो पेपर हुए उसके बेसिस पे कोई बोल पाएगा। और 5 साल पहले पेपर हुआ है, बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो उसका फिर एक ही तरीका है, या तो रेलवे को आरटीआई लगा के पूछो, या कॉल या मेल करके पूछो, अगर वो रिस्पॉन्ड करें। नोटिफिकेशन में जो दिया है वो ठीक है, टीचर अपने अनुभव से एक आध चीज बता पाए, नहीं तो मेडिकल वगैरह चीजें या तो आरटीआई लगाओगे तब पता चलेगा, या मेल डालोगे तब पता चलेगा। ऑथेंटिक बात तभी रहेगी, तुक्का लगाने की बात है फिर कोई बोलेगा तो, ठीक है। तो डेट इन्होंने 30 जुलाई फॉर्म ओपन होगा, और देखो ये लिख रखा है क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन सबमिशन की 29 अगस्त है। मैं 20 अगस्त सोच रहा था, ये अगस्त पूरा ही लगभग। हाँ, तो फिर अक्टूबर लास्ट या नवंबर, अभी की डेट के अनुसार अक्टूबर लास्ट या नवंबर। कुछ लोग जनवरी कह रहे हैं, उसका लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया। जनवरी में भले हो, पर आप अक्टूबर को दिमाग में रख के तैयारी करिए, ताकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहे और ज्यादा मेहनत से पढ़ पाए, कहने का मतलब ये है। ग्रेड की पे बैंड, ये सब बात हो गई। और अभी इसमें दिमाग लगाने मतलब क्या, ग्रेड पे बैंड क्या है। अभी तो आप फिलहाल देखिए, एज वगैरह 18 से 36 साल। नोटिफिकेशन जरूर ठीक से पढ़ लो, नहीं तो उसमें चीज लिखी होगी, ढंग से पढ़ोगे नहीं, फिर कंफ्यूज रहोगे। 18 से 36 एज जो लिखी है, आगे डिटेल में कट ऑफ डेट वगैरह क्या रखी है वो भी लिख दिया है। मेन तो जो हमें जानना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 स्टेज वाला, उसमें अप्रोच। उसके बाद मेडिकल एग्जाम, इंटरव्यू इसमें नहीं होता, इंटरव्यू इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। ये तो काफी लोग यूट्यूब पर जो भी बता रहे होंगे एग्जाम के बारे में, सबने बताई होंगी चीजें। फिलहाल जो एग्जाम की अप्रोच है उस पर फोकस करना है। और दूसरा आपका जोन का सवाल है, कल मैंने चर्चा की थी, पर उसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, फिर मैं अभी चर्चा करूंगा उस पर, जोन वगैरह कैसे से डिसाइड करना है। स्टेज 1 सीबीटी, इसी की बात करें, 90 मिनट और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 120 मिनट, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो पैटर्न वही है जो पिछली बार था, पहले भी यही पैटर्न पे होता था 19 वाले में, अभी भी यही है। मैथमेटिक्स आएगा, देखो जरा, 9th-10th की मैथमेटिक्स बोल रहा हूं, वही सिलेबस है। एलिमेंट्री मैथ्स से 10th से पहले वाली। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ्स का टॉपिक, कोर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स कोर मैथ्स का,
मेंसुरेशन देखो दिया होगा, सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, ये सब। तो कोर मैथ्स के 3-4 टॉपिक हैं, बाकी टॉपिक आप देखो एप्टी वाले ही हैं। जैसे एज कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हो, कैलेंडर क्लॉक है, पाइप सिस्टम है, ये एप्टीट्यूड ही तो है। कोर मैथ्स के कुछ ही टॉपिक हैं, बाकी सारे एप्टीट्यूड वाले हैं। प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हर एग्जाम में तो पढ़ते हो ये सब यार। अब इसमें मैथ्स आ रहा है, कह रहे हैं मैथ्स में 3-4 मुश्किल से 3-4 टॉपिक मैथ्स के, सारा एप्टीट्यूड है। और मैथ्स वाला मैं कवर करवा भी रहा हूं। मैथ्स की क्लास भी 2-3 दिन पे शुरू हो जाएगी। एप्टीट्यूड हम करवा चुके हैं, एप्टीट्यूड आरोहण पर अवेलेबल है। जो मैथ्स के टॉपिक हैं वो फिर से मैं अभी लाइव में इसको, मतलब लाइव क्लास का टीचर लाइव में पढ़ाएंगे, डेली रिकॉर्डिंग अपडेट होती रहेगी। तो मैथ्स वाला पोर्शन मैं 2-3 दिन में शुरू करवा रहा हूं। ये भी दिक्कत ना रहे कि ये समझ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स, मेंसुरेशन, ये सब टॉपिक स्पेशली 2-3 दिन में आरोहण पे वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। रीजनिंग हर एग्जाम के लिए कॉमन है, और किसी का मैथ्स का बैकग्राउंड सही नहीं भी हो, मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं है, तो रीजनिंग तब भी कर सकता है। इसलिए मैंने रीजनिंग बोला, क्योंकि मैथ्स से अलग सब्जेक्ट है, कनेक्ट नहीं हो रहा मैथ्स की तरह, कि कैलकुलेशन स्पीड से नहीं कर पाते, मैथ्स में दिक्कत है, तो रीजनिंग तो पहले कर लो। जीएस आरोहण पे जितना है, आरोहण पे रीजनिंग भी अवेलेबल है, एफटी भी है। मैथ्स के 3-4 टॉपिक शुरू करवा रहा हूं। जीएस ऑलरेडी ऑनगोइंग भी है और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, दोनों है जीएस में। जीएस के 8 सब्जेक्ट वही हैं जो मैं हमेशा कहता हूं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 3 हो गए, लाइफ साइंस 4, फिजिक्स केमिस्ट्री 5, जीके करंट अफेयर 6 और इन्वायरमेंट 7, आईसीटी 8। टोटल जीएस 8 सब्जेक्ट है, ठीक है। इन 8 सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो आरआरबी जेई, आरोहण पे जो आरआरबी जेई कर रहा है, वही चीज एसएससी जेई के लिए भी काम आ जाएगी। जीएस वीएस आपका, ये एसएससी जेई एई इस तरह के जितने एग्जाम आएंगे सबके लिए कॉमन है। अननेसेसरी पैसा वेस्ट नहीं करना, अब यहाँ वहां नहीं भागना है। एक बार भी ये कंप्लीट कर लोगे, आगे यहाँ वहां कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसमें हर एग्जाम के लिए कॉमन है, एसएससी जेई के लिए भी सेम काम आ जाएगा ये। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर। रीजनिंग छोटा टॉपिक है, 25 नंबर। और जनरल अवेयरनेस में अब जीएस 8 सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस में है 6, और जनरल साइंस में, लाइफ साइंस मैंने अलग पढ़ाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ पढ़ाया है 2। तो जनरल साइंस 2 सब्जेक्ट पढ़ के ही 30 नंबर जो मैंने कराया है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ कराया है, लाइफ साइंस अलग कराया है। लाइफ साइंस मतलब बायो, स्कूल लेवल पे बायो बोलते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर ये, और जनरल साइंस के 30, 55 नंबर तो आपके यहीं से सेफ हो जाएंगे, जिसमें आप क्वेश्चन करते समय भी आपको पता है कि भाई इसमें गलती नहीं है। जनरल साइंस इतना करा दिया, बहुत कवरेज है इसमें, चिंता ना करो। अभी चल ही रहा है, 8 लेक्चर हो गए, 10 लेक्चर लगभग और होने हैं। लाइफ साइंस खत्म और फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है। जब ये कर लो, रीजनिंग और साइंस कर लो, उसके बाद फिर क्या करना, मैथमेटिक्स वाले में से जो आपको आसान टॉपिक लग रहे हो, एफटी के कुछ सिंपल टॉपिक हैं, वो पिक कर लो। मतलब फिर टॉपिक वाइज सेलेक्ट करने लग जाओ। सारा मैथ्स नहीं आ रहा तो जो जो टॉपिक कंफर्टेबल लगे, आसान लगे, उनको कर लो। जनरल अवेयरनेस में 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में भी करना तो सबसे पहले जीके एंड करंट अफेयर कर लेना। बड़ा सब्जेक्ट है, टाइम लगता है उसमें। जीके एंड करंट अफेयर, करंट अफेयर आपका आएगा जिस महीने एग्जाम होगा उसके लास्ट 45 दिन का छोड़ देना, या 1 महीने का छोड़ देना, ऑनलाइन पेपर है तो। अगर एग्जाम मान लो अक्टूबर लास्ट में है तो अक्टूबर नहीं पूछेगा, मतलब लास्ट का 1 महीना नहीं पढ़ना, उससे पहले पेपर तैयार हो जाता है। कई दिन पेपर चलेगा तो करंट अफेयर भी जो पढ़ोगे किसी ना किसी सेट में काफी क्वेश्चन कवर होंगे। कई दिन पेपर चलेगा तो जीएस के क्वेश्चन बहुत सारे सेट में काम आने हैं। तो करंट अफेयर भी एग्जाम के 1 महीने पहले, लास्ट का 1 महीना नहीं पढ़ना, उसके पहले का करंट अफेयर 1 साल बेहतर है। जिस तरह से मैं आरोहण पे कराता हूं उस तरह से सीधे सीधे उस फोल्डर को कवर कर लो। स्टैटिक जीके भी पढ़ाया हुआ है मैंने, फिर करंट अफेयर पढ़ाया हुआ है, तकरीबन 1.5 साल का पढ़ा रखा है मैंने इसमें, और अपडेट भी करते चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना। किसी को सिर्फ जीके एंड करंट अफेयर करना है, उसका भी सिंगल सब्जेक्ट आरोहण पर अवेलेबल है। कोई करना चाहे तो मेरी तरफ से वो भी अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर्स भी हैं, पीडीएफ भी है, क्वेश्चंस भी हैं। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, सीबीटी 1। अभी मैं सीबीटी 2 की बात थोड़ी देर में करता हूं, पहले सीबीटी 1। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आरआरबी जेई के पुराने पेपर आपको दे दिए हैं मैंने, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में फिर से लिंक डाल दूंगा मैं, आज भी शेयर किया था।
पुराने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी के कुछ सेक्शन जो कॉमन है इसमें भी, तो आपका ये 2 पेपर सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपके टेक्निकल सब्जेक्ट भी जो आ रहे हैं, एसएससी जेई के पुराने पेपर लगा लो। इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा। कई सारे पेपर मैंने बताया आरोहन वेबसाइट पे, ऐप पे दोनों जगह अवेलेबल है, बाकी और ढूंढ लो। आरआरबी जेई, एनटीपीसी, एसएससी जेई, सबसे पहले ये 3 पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाना। तो ये सेक्शन जो ये पूछेगा लगभग आपके यहाँ से कवर हो जा रहा है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहे सर मैं कौन सी किताब ले लूं क्वेश्चन लगाने के लिए। अरे इनके सॉल्व विद आंसर एजेंसी ने रिलीज कर रखे हैं, इतने सारे पेपर अवेलेबल है, इतनी सारी शिफ्ट में हो रखे हैं कि विद आंसर की रिलीज कर रखा है। तो इतना कलेक्शन तो वैसे ही आपके पास, जब इतना कंप्लीट कर लो फिर आरोहन पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए हैं, टेस्ट सीरीज आरोहन पर प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, और टेस्ट सीरीज कहीं देखना है देख लो। बस जिसमें ध्यान ये रखो, जो पढ़ते जाओ उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करते जाओ, और ध्यान रखना है निगेटिव ज्यादा नहीं करना, निगेटिव को कंट्रोल करना, यही बाहर कराएगा। डेसिमल के डिफरेंस पे लोग बाहर हो जाते हैं, कंपटीशन जो उनको पता है पॉइंट में बाहर हो जाते हैं। तो एक तो आप कर सकते हो भाई, एक लेवल तक पढ़ सकते हो, 100% कोई नहीं पढ़ सकता हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम के दिन आप कह दो कि 100% चीज पढ़ लिया हूं मैं। भाई पढ़ाते हुए मुझे 14 साल हो गए, 100% तो मैं ही नहीं कह सकता कि 100% जीएस मुझे आता है। नॉलेज की तो कोई लिमिट नहीं है। कंपटीशन में बस पॉइंट ये है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, रिलेटिवली आप कितनी मेहनत कर रहे हो औरों के मुकाबले। कंपटीशन इस पे बात है मेन। तो जितना आप पढ़ रहे हैं साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें, उतने टाइम में उतने क्वेश्चन लगाना ताकि गलतियां पता चलें कि एक्यूरेसी मेरी कितनी गड़बड़ हो रही है। अगर ये चीज करोगे, जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे टाइम बाउंडेड, उतने टाइम में उतने क्वेश्चन लगाना, हर दिन इंप्रूव करते जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना और कोशिश करना हर सेशन, हर अगले सेट में निगेटिव कम होता जाए। निगेटिव को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, यही बाहर कराएगा कंपटीशन में। कि 12-15 नंबर कोई निगेटिव में ला रहा है तो फिर तो खेल वहीं खत्म हो गया। इस पॉजिटिव मार्क्स एक लेवल तक ला सकते हो, और निगेटिव मार्किंग है इसमें, तो आप एक लेवल, मतलब निगेटिव 2-4 नंबर और समझ आ रहा है, पर आप 12-12, 15-15 निगेटिव करोगे 100 में से तो बात नहीं बनेगी। इसको कोशिश करो मिनिमाइज करो। 100% मार्क्स नहीं ला सकते, एक लेवल तक ही ला सकते हो नंबर। अब उसमें से नेगेटिव अगर चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको कंट्रोल करना है। पॉजिटिव मार्क्स हम इंप्रूव करें, ज्यादा पढ़ाई करें, और निगेटिव को कट करें। कुछ कुछ क्वेश्चन में तुक्के लगाने पड़ते हैं जब हमें 80% तक श्योरिटी होती है कि आंसर यही बनेगा, और पहले से दिमाग में कट ऑफ मत हावी करो कि सर ज्यादा करूंगा ज्यादा नंबर आएंगे, तो तुक्का थोड़ी लगा दोगे उस चक्कर में। नहीं आता तो तुक्का लगा क्या फायदा। 80% तक श्योरिटी हो तब किसी क्वेश्चन पे तुक्का लगाना। ए लगाऊं कि सी लगाऊं, जो पहला थॉट दिमाग में आ रहा है वही लगाना। सेकंड थॉट मैक्सिमम टाइम गलत होता है। कैसे होता है एग्जाम में कि मुझे लग रहा है ए होगा, फिर दोबारा सोचते नहीं शायद सर ने सी बोला था, शायद सी होगा, और फिर गलत करके आते हैं, फिर कहते हैं अरे ए ही निकला। तो जब 80% तक श्योरिटी किसी क्वेश्चन पे है, रिस्क लेना ही चाहते हो, तो पहले थॉट पर जाना, सेकंड पर नहीं। हालांकि तुक्का मना करता हूं मैं, पर अगर लगाना ही पड़े तो पहला थॉट दिमाग में आएगा उसी पर जाना। ठीक, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए। सब्जेक्ट के क्या ऑर्डर रखना है वो मैंने बताया। जो 6 सब्जेक्ट हैं ये वाले बात के जो मैंने बताए, उनमें जीके एंड करंट अफेयर पहले कर लेना, उसके बाद तो फिर 5 में कोई भी करो। जीके एंड करंट अफेयर कर लेना। दूसरे नंबर पे करना चाहो तो आईसीटी कर लेना। आईसीटी आपका कंप्यूटर के टॉपिक को भी कवर कर देता है। आईसीटी पढ़ा रखे हैं मैंने, सारे पढ़ाए हुए हैं। सेकंड नंबर पे आईसीटी कर लेना। साइंस में कई सारे क्वेश्चन आपके यहां से ही बनेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछेगा। और जो ये 6 सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस में लिख रहा हूं, इसके कई सब्जेक्ट आपके सीबीटी 2 में हैं, कई सब्जेक्ट आपके सीबीटी 2 में आएंगे। तो जीएस के बिना तो काम चलना नहीं है। सीबीटी 2 में देख लो फिर से, जनरल अवेयरनेस के वही 6 सब्जेक्ट यहां भी आने हैं। लाइफ साइंस यहां नहीं आना, तो यहां फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया। अब इन्होंने कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आईसीटी को अलग से लिख दिया, तो यहां बचे 5। इन्वायरमेंट को अलग कर दिया तो यहां बचे 4 ये हो गए, 5, 6, 7। लाइफ साइंस है नहीं, ये 7 सब्जेक्ट हो गए आपके जीएस में। मतलब सीबीटी 2 में आपका 30, 20, 50 नंबर का अकेले जीएस है, ना एप्टी ना रीजनिंग, 50 नंबर का अकेले जीएस। सबसे ज्यादा फायदा आरोहण के स्टूडेंट को यहीं पर है।
कि जीएस के पूरे सब्जेक्ट मैंने कराए हैं, इतने ढंग से कराए हैं, जो मर्जी पेपर दोगे सबसे बेहतर करके आओगे जीएस, कहीं से कहीं तक कोई डाउट की बात नहीं है। क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा दी, टेस्ट पेपर मैं ही बना के दे रहा हूँ, तो वहां तो कोई समस्या है नहीं। टेक्निकल की जहां तक बात रही, टेक्निकल सब्जेक्ट भी अपने लेवल पे ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो दूसरा पार्ट है टेक्निकल वाला, ये आप थोड़ा बहुत सीबीटी 1 में करके रखेंगे तो सीबीटी 2 तक आप आराम से कवर कर लोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं जोन वाली बात पर। देखो जोन को लेकर, एक तो कट ऑफ को लेकर मैं बताऊं, जो पुरानी कट ऑफ है, अब कल मैंने काफी सर्च किया पर अलग अलग साइट पे कट ऑफ भी अलग अलग दिखा रहा है जोन वाइज। कई सारी मैंने पीडीएफ कल कई सारी चेक की, वेबसाइट भी, आरआरबी का ऑथेंटिक तो मुझे मिला नहीं, और कहीं था भी तो वो काफी अंदर कहीं लिंक दे रखे थे उसके अंदर, और इतना सारा डाटा था कि निकाल पाना मुश्किल था। तो कई सारी वेबसाइट पे अलग अलग डाटा मिसमैच कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कट ऑफ अलग अलग हो। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, जनरलाइज जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए मैंने कहा था ज्यादा क्राउड, जहां ज्यादा भीड़ वाली जोन जो होगी वहां आप 75 के आसपास, कल मैंने बताया था 75 से 79 कहीं चला जाए, 8 चला जाए, पर उतनी हाई कट ऑफ प्रेडिक्ट करने की बजाय 75 से 7, देखो 3 रेंज कट ऑफ में मान लो आप, 74 से 78, एक जोन तो ये है जहां कट ऑफ इतनी हाई जा सकती है क्राउड के हिसाब से। दूसरी रेंज जो बनेगी मेरे अनुसार 67 से 72, सबसे ज्यादा जोन का जो रहेगा वो इसी रेंज में रहेगा। मैक्सिमम कट ऑफ आप देखोगे रिजल्ट आने के बाद, जनरल बोल रहा हूं मैं, जनरल का इसी रेंज में रहेगा। कुछ जोन होंगी, कोई कोई जोन बहुत साउथ में, केरल की तरफ, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि यूपी का बच्चा केरल पेपर देने जा रहा है। उल्टे पुल्टे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मत लगाना, मैं जरा बता रहा हूं उसके बारे में। कहीं कहीं कट ऑफ हो सकता है 60 तक भी आ जाए किसी किसी जोन में, इक्का दुक्का में। तो ज्योतिषी तो हो नहीं, पहले से जानोगे। कोई कोई जोन, बेंगलोर, केरल, मैंने बताया था कुछ जोन कल, बेंगलोर केरल जैसी जोन कहीं कहीं कट ऑफ नीचे रहती है, क्योंकि अब बेंगलोर में नॉर्थ वाला बच्चा उतना साउथ में जाएगा नहीं पेपर देने, भाई इसका मेन क्राउड है नॉर्थ का, सेंटर बिल्कुल साउथ वाले हैं, रिलेटिवली कंपटीशन वहां कम होता है, उन स्टेट्स में भीड़ रिलेटिवली कम होगी। और पर इसका मतलब क्या यहाँ का बच्चा वहां पेपर देने जाए, अब ये तो सबको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। पर फिलहाल मैं ये बता दूं, डिसीजन होना कैसा चाहिए। मान लो मैं अगर आपकी जगह मुझे पेपर देना होता, तो मैं ये थोड़ी मैं केरल सीटें देख के चला जाता पेपर देने के लिए। उसमें हमें सोचना ये चाहिए टॉप थ्री जोन्स, मतलब आप जहां रहते हैं, जहां आप रहते हैं नियरेस्ट 3 कौन कौन से बन सकते हैं, सबसे पहली चीज हमें देखनी है। क्योंकि जब ट्रैवल करके जाना पड़ेगा ना, और इतने बच्चे जब जा रहे होंगे ट्रेन भर भर के, तब पता लगा कि सेंटर पहुंचना ही आफत हो गई है। फिलहाल कोशिश पहला ये करिए, वो पागल थोड़ी है कि रेलवे ने इतने सारे जोन निकाले हुए, उसको पता है भीड़ बहुत है, इतने सारे अलग अलग सेंटर होंगे, उनको मालूम है इतना सारा क्राउड होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जहां सीट है सारा क्राउड मुंबई भाग जाए। उसका डिसीजन ऐसे लेना चाहिए, टॉप 3 मतलब नियरेस्ट, टॉप 3 का मतलब है आप जहां रह रहे हैं उससे नजदीक कौन से हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई बच्चा दिल्ली का है, तो दिल्ली के नजदीक ऑप्शन क्या हो सकता है भाई, चंडीगढ़ हो सकता है, अजमेर हो सकता है। दिल्ली के नजदीक आप देखोगे 200-250 किलोमीटर के अंदर देखो, चंडीगढ़, अजमेर, यही आसपास के सेंटर जो वो छांट सकते हो। लखनऊ वाला है तो उसके पास ऑप्शन बचता है प्रयागराज, या वो अजमेर चंडीगढ़ में से कोई एक ऑप्ट कर ले, या प्रयागराज या गोरखपुर वगैरह सेंटर है। अपने पास के 3, भुवनेश्वर वाला कोई बच्चा है तो बेंगलोर भी ऑप्शन हो सकता है, सिकंदराबाद हो सकता है, बेंगलोर है, सिकंदराबाद है या भुवनेश्वर। पहली बात तो नियरेस्ट 3 सेलेक्ट कर लो। दूसरे नंबर पे देखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है जोन वाइज, और ये भी डाटा आरआरबी का ऑथेंटिक, ये वाली लिस्ट जो मैंने कल आपको दी थी, ये कई सारी जगह सेम ही दिखा रहा है, कई सारी जगह सेम दिखा रहा है। बाइफर्केशन ब्रांच वाइज एक बार चेक करना पड़ेगा। तो आरआरबी की जब जेन्युइन ये निकल के ऑथेंटिक लिस्ट आ जाए ओरिजिनल, उसको हम माने, क्योंकि वेबसाइट्स वगैरह पे कोचिंग में गलतियां खूब हैं, सीधे उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 5-6 जगह से मैंने वेरीफाई किया था, नंबर ऑफ वैकेंसी तो वही दिखा रहा था लगभग ज्यादा जगह, पर आरआरबी का ऑफिशियल जब आ जाए तब इसको हम मान के चले, ठीक है। क्योंकि ब्रांच वाइज सेग्रीगेशन में मुझे लग रहा है कहीं कहीं मैकेनिकल में गड़बड़ कहीं कर रखा था ब्रांच वाइज में। आरआरबी का ऑथेंटिक हो तो वो ठीक है देखना।
और वो भी डाटा इतना बल्कि डाटा होता है, पूरा एनालिसिस करके निकालना आसान नहीं है, कम से कम 2 दिन तो उसी के लिए चाहिए। तो नंबर ऑफ वैकेंसी दूसरे नंबर पे, टॉप 3 जोन आपने सेलेक्ट करी और उनमें नंबर ऑफ वैकेंसी आपने लिख लिया यहाँ पर। तो जिस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी लगे ठीक ठाक है वही ऑप्ट कर लो। भाई टॉप 3 जोन आपने निकाला, आपके आसपास 3 की बजाय 4 की लिस्ट बना लो। आपके आसपास 200-300 किलोमीटर में कौन सी जोन है और उनके सामने कितनी कितनी सीटें आपकी ब्रांच के हिसाब से आपको पता है, वो जानकारी लिख लो। ब्रांच वाइज अगर बाइफर्केशन दे रखा है वो नोट कर लो। उनमें से जहां पर मैच कर जाए, मैचिंग कि ये सेंटर और यहां सीटें ज्यादा है, वहीं भर दो। फिर इस लॉजिक से ये दिक्कत नहीं होगी केरल जा रहे हैं पता लगा गोरखपुर से, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। सेंटर और साथ में सीटें उसके हिसाब से डिसाइड कर लें। पता लगा ट्रेन ही लेट हो गई, पहुंच ही नहीं पा रहे, भीड़ इतनी है, ट्रेन में नहीं चढ़ पाए, वो सब चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। वो पहले ही आपको बता रहा हूं ये बात। तो इस तरह से आपको जोन डिसाइड करना आसान हो जाएगा, कहां पे फॉर्म भरना है। अब जोन तो टोटल एक जोन तो अभी बन रही है, साउथ कोस्ट रेलवे वाली 18वीं जोन है वो, और लिस्ट निकली है 21 जोन। जोन तो रेलवे के कोलकाता मेट्रो 17वीं जोन है, 18वीं जोन साउथ कोस्ट रेलवे। तो टोटल 18वीं जोन भी अभी काम हो रहा है, अभी बन रही है। और जोन इन्होंने लिस्ट जो मैं देख रहा था उसमें 21 जोन लिखी हुई है। तो एक आध कोई बाइफर्केशन कहीं से कर रखा है, वो इस वजह से है। जोन तो रेलवे के 18 है, साउथ कोस्ट रेलवे को मिलाकर, वाईजैग उसका हेडक्वार्टर जो बन रहा है। 17th कोलकाता मेट्रो है, ठीक है। तो इस तरह से डिसीजन ले, पैनिक में ना आए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कई सारी ब्रांच वाले कह रहे हैं हम एलिजिबल हैं कि नहीं। नोटिफिकेशन में जो उन्होंने लिखा है उससे क्लैरिटी हो जाएगी एलिजिबल है या नहीं। मेरे पास जो क्वेरी आती है, मेरी जानकारी जो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ एलिजिबल है कि नहीं, पर उसके अलावा इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं, दुनिया भर की ब्रांचेस हैं, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा। नोटिफिकेशन में लिखा हो तो ठीक, नोटिफिकेशन में नहीं क्लियर है तो आरटीआई लगाएं या आरआरबी को मेल डालें, तो ही क्लियर पता लग पाएगा, बजाय कि किसी से पूछें और कोई तुक्का लगा के आंसर करे, ठीक है। तो मुझे लगता है मेजॉरिटी क्वेश्चन जो थे लगभग मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, लगभग इसमें कवर कर दिए हैं। आरोहण बैच मैंने फिर बोला है, कोई सिंसियर बच्चा है, उसे लगता है आरोहण पे हेल्प हो जाएगी, जरूरत है उसको, तो वो ज्वाइन करे, नहीं तो मैं कभी किसी को नहीं बोलता करो या मत करो। कोई सिंसियर बच्चा है, उसको जानना है सर आप कुछ करा रहे कि नहीं, उसके लिए मैं बोल देता हूँ भाई ये हमारी तरफ से अवेलेबल है। और बैच मैंने पहले ही शुरू कर दिया, क्योंकि मैं एग्जाम के फॉर्म का वेट नहीं करता हूँ पहले से, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि कोई ना कोई एग्जाम देना है तो उसके लिए पहले से पढ़ना पड़ेगा। सारा गेम है टाइम का। अब ये वाला बैच आरआरबी ओनली नॉन टेक का कोर्स है, और एक है आरआरबी फुल कोर्स। ये आरआरबी ओनली नॉन टेक वाला है और एक आरआरबी फुल कोर्स अवेलेबल है। फुल का मतलब इंक्लूडिंग टेक्निकल। नॉन टेक वाले के अंदर मैंने बताया लाइव में जो चल रहा है अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री 8 लेक्चर हो गए हैं लाइव क्लास, 6:30 बजे रोज होती है, 6:30 बजे होती है क्लास डेली। 8 लेक्चर हो गए आज, 10 लेक्चर बचे हैं लगभग, और 10 से 11 लेक्चर। तो एक तो आपका देखो सारा फोल्डर बने हुए हैं, मैंने बनाया भी वैसे ही CBT 1 CBT 2 के हिसाब से। CBT 1 में क्लिक करोगे तो जो लाइव में सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी, लाइफ साइंस खत्म हुआ, अवेलेबल करा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनगोइंग है। उसके बाद दिसंबर जनवरी तक जो मैंने बैच आरोहण पे पढ़ाए थे वो सारे भी रिकॉर्डिंग दे दिए हैं, और लाइव में एक एक करके सब्जेक्ट होंगे भी, लाइव में 1 बाय 1 सब्जेक्ट होने भी हैं। क्योंकि रिकॉर्डिंग इसलिए दे दी कि किसी को 2 महीने बाद कोई पेपर देना है तो रिकॉर्डिंग भी सारी अवेलेबल रहे। लाइव में सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं हो जाएंगे, मेरे ही पढ़ाए हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी और लाइव भी दोनों अवेलेबल है, ज्यादा ही कंटेंट उल्टा। एप्टी रीजनिंग भी है, 2-2 टीचरों का है, इसमें भी कंटेंट। उसके अलावा टेस्ट सीरीज इसमें ऐड रहेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड रहेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चन इतना आपका रहेगा इसमें। जनरल अवेयरनेस में क्लिक करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी है, लास्ट में देखोगे तो लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। CBT 1 CBT 2 उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। एनवायरमेंट वगैरह ऑलरेडी कंप्लीट है, ये रहा CBT 1 CBT 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी 61 वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। CBT 2 में भी कंटेंट है, तो लाइव में भी चलेगा, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा, जिसको जरूरत हो वो देख सकता है। अब इसके अलावा जिसका जो सवाल हो वो YouTube कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मुझे जानकारी होगी मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा आपको। अदरवाइज फिर वही तरीका है, या तो मेल पे पूछें, रेलवे बता पाएगा उस बात को, फिर ब्लफ करने का कोई मतलब नहीं।
और आरोहण वाले जो स्टूडेंट हो आरोहण ऐप पर पूछ लीजिएगा जिसका जो कंसर्न हो। पर्सनली किसी को कोई डाउट है, पर्सनली इंटरेक्ट करना है, मेल आईडी मैंने कल भी दिया था, अभी बता रहा हूँ, saurabh.gsforall@gmail.com। और अभी जो मैंने कोर्स दिखाया है पीडीएफ उसमें सब ओपन है, पीडीएफ तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई आरोहण पे ज्वाइन किया हो नहीं किया हो, पीडीएफ आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पे पड़ी हुई हैं, वेबसाइट पे भी आरोहण के, ठीक है, saurabh.gsforall@gmail.com। 35% डिस्काउंट ऑफर आरोहण के सारे कोर्सेज पे चला है। आरआरबी वाला बैच बाद में लॉन्च हुआ है, तो उसकी फीस मैंने इसको दिमाग में रख के पहले ही कम प्लान की हुई है, क्योंकि लाइव क्लासेस भी चल रही है, टेक्निकल टीचर भी क्लासेस ले रहे हैं, काम बहुत है इसमें, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। तो 35% ऑफर आरोहण के सभी कोर्सेज पे अवेलेबल है, सिंगल सब्जेक्ट पर भी। आरआरबी जेई में ये अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा, मैंने पहले इसको कंसीडर करके फीस कोशिश की है कम से कम रखने की, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, पीडीएफ तो सब है ही, वैसे भी फ्री हैं, और बाकी लेक्चर्स भी सारे होंगे, प्लस जो मैथमेटिक्स वगैरह के टीचर मुझे लाने हैं वो सारे सब लेक्चर भी इसमें ऐड करवा रहा हूँ मैं। तो फीस अगर आप ₹1 भी दे रहे हैं, जस्टिफाइड होना चाहिए कि सर जो हम पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्थ है कि नहीं, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ। अगर कोई कंप्लीट कर लेता है बैच, वो फीस उसको नॉमिनल लगेगी कंटेंट के मुकाबले, उसके बाद वो कहीं से भी कंपेयर कर ले, नॉमिनल लगेगा। और वो कंटेंट कहने के लिए आरआरबी जेई के फोल्डर में पढ़ रहे हो आप, कंटेंट इतना है जो मर्जी पेपर जाके दे आना, खासकर जीएस, ठीक है। ठीक है, चलो क्लास सारी बातें खत्म। जो क्वेरी आ रही थी मैंने कोशिश की एक ही वीडियो में क्लब करके बता दिया है। अब डेली डेली इस पे वीडियो नहीं बनेगा, पूरा टाइम पढ़ने पे लगाइए और मैं पढ़ाने पे लगाऊं, क्योंकि कई सारी क्वेरी थी, मुझे लगा एक वीडियो की जरूरत है, कल फॉर्म आने वाला है इसलिए, ठीक है। कट ऑफ जो वेबसाइट पे आप देख रहे हैं कई जगह अलग अलग कोचिंग की, कट ऑफ पे भरोसा मत करिए, कट ऑफ में गलतियां हैं कई जगह। आज मैंने डिटेल में बहुत जगह चेक किया, कई जगह मिसमैच कर रहा है वो। जागरण जोश की शायद वेबसाइट पे ठीक था, पर बाकी जगह गलतियां बहुत थी। उस पर शायद देखो रेलवे का जो ऑथेंटिक है बस वही मानने वाला है, बाकी गलतियां बहुत हैं। कट ऑफ की रेंज मैंने आपको बता दी है, इस रेंज को टारगेट करके आपको चलना है, जितना पढ़े उतना अच्छा है। और 19 में पेपर हुआ, 5 साल गैप हो गए, तो ट्रेंड भी आप एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर पाए वो भी इतना आसान नहीं। 5 साल बाद पेपर का नीचे थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा, पर एसएससी जेई आरआरबी जेई ऐसे इसके पेपर ऊपर लगा सकते हो, फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाएगी आपकी। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।